मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशु चौधरी भाई, भोला राव भाई, भारती मंडाविया, ताहिद यूसुफ भाई, एमडी सैफी भाई, पीहू यादव भाई, संतोष धाकड़, संध्या धाकड़, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सुहाने दिन को हम बढ़िया बनाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, दैट इज मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन से ठीक ठाक सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने मतलब आदमी ही करेंगे, सुरेशन, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, मिति, पता नहीं कैसे लगते। देखो यार, जी जी बिल्कुल, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक भी है। और आपके यहाँ जो आते हैं सवाल वो मोस्टली सारे के सारे जो है वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी हम सीजीएल में करते हैं। सीजीएल में तो ये जाके 12-15 क्लासों में खत्म होता है। यहाँ तो बहुत हल्की हल्की चीजें आती हैं, तो हल्के हल्के तरीके से ही खत्म करेंगे। आइए, सबसे पहला लेते हैं मेंसुरेशन में क्षेत्र मिति। अच्छा, मिति ऐसे लिखते हैं। हम रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं आयत। आयत, आयत क्या होती है ध्यान से देखिए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये मेरे बच्चों इसकी ब्रेड्थ है। ये लेंथ है और ये मेरे प्यारे बच्चों ब्रेड्थ है। हाँ जी, लंबाई और चौड़ाई, इसे हम मेरे बच्चों लंबाई कहते हैं, इसे मेरे प्यारे बच्चों हम चौड़ाई कहते हैं। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि इसका क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना हो, क्षेत्रफल जिसे हम आगे से ए से डिनोट करेंगे, एरिया से, तो एरिया जो होगा मेरे बच्चे वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। एरिया जो होगा रेक्टेंगल का वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। हाँ जी। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों परिमाप। परिमाप, इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। देखो, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी मेरे प्यारे बच्चों परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का जोड़। जैसे ये जमा ये जमा ये जमा ये, तो एल ये है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। तो जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगी ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ बी, यानी ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब मेरे बच्चे इसके अंदर एक चीज आपसे पूछेगा, डायगोनल। डायगोनल जिसे हिंदी में हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विकर्ण। विकर्ण कहते हैं। विकर्ण की क्या कहानी है? ये होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका डायगोनल, ये वाला, ये जो करली टेल्स है ये विकर्ण है। ये एल है, ये बी है। ये मेरे बच्चे 90 डिग्री का है, तो ये इसका विकर्ण होगा। और विकर्ण का सूत्र होगा, ये एल है ये बी है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा डायगोनल एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाँ जी। अब मेरे बच्चों इसके ऊपर सीधे सवाल लेते हैं, सीधी आपकी मुलाकात कराते हैं। पहला सवाल, देखिए यार, सवाल में कह रहे एक आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ है मेरे भाई 15 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर, 15 12 है 27 गुना 2 यानी 54। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पेरीमीटर 54। एरिया होगा क्या? 15 गुना 12, तो 15 गुना 12 हुआ 180, क्योंकि एरिया जो होता है मेरे बच्चे लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो 54 और 180 मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। कहता है एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई इतनी है, तो पता ही इस मेज के क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यार,
पेरीमीटर जो होता है मेरे बच्चे वो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। कह रहा जी पेरीमीटर है 48, 2 से काटा 24, एल की वैल्यू मेरे बच्चे 16 प्लस बी, बी की वैल्यू 8, यानी ब्रेड्थ आ गई 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे सवाल में कह रहा है इसका एरिया बताइए। तो एरिया होना लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है मेरे बच्चे कितनी 16 और ब्रेड्थ है मेरे प्यारे बच्चों कितनी 8। 16 8 128, 16 8 128। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी हैं। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया तो इस बात को बहुत बारीकी से समझाया था, लेकिन अफसोस आप समझ नहीं पाए। हमें 20 और 10 की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सीधा परसेंटेज की जरूरत है। कह रहा है कि भैया लेंथ जो है 10% बढ़ गई, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी लेंथ हो गई 10 से 11, लेंथ हो गई 10 से 11। और कहता है चौड़ाई में 20% की कमी आ गई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी जो ब्रेड्थ है मेरे प्यारे बच्चों 5 से 1 घट के हो गई 4। तो लेंथ 10 से 11 हो गई, ब्रेड्थ मेरे प्यारे बच्चों 5 से 4 हो गई। तो जो एरिया होता है वो क्या रहता है साहब। तो सर एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 10 5 50 और 11 चौक 44। तो एरिया का रेशियो 50/44, लेकिन एरिया ना माफ करना, एरिया यार गलत बोलो, रेशियो जो होता है वो मेरे बच्चे क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो 2 25 50 और 2 22 44। तो आंसर आएगा 25:22। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए कहते दिया गया एबीसीडी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मतलब ये वाला हिस्सा निकालना है, ये जो मैं लाइन यानी कलर जो आ रहा है ना बीच में इसका एरिया निकालना है। तो देखिए यार एक तरीका ये है कि हम 12 भाई पूरी बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें तो 12 गुना 8 माइनस कर दे इसमें से छोटी का एरिया 9 गुना 5। तो 12 7 84, 12 8 96 और 9 5 45। 6 में 5 गया 1 और 9 में 4 गया 5। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो सैडेड पोर्शन है इसका एरिया है 51। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12 मीटर और 5 मीटर है। एक आयत की लंबाई 12 मीटर और 5 मीटर। तो इस आयत का विकर्ण ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे डायगोनल जो होगा वो मैंने बताया था एल स्क्र प्लस बी स्क्र होगा। आपने कहा हाँ। तो मेरे बाबू एल की वैल्यू है 12 का वर्ग जमा बी की वैल्यू है 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144 आया और 5 का वर्ग आया मेरे बच्चे 25। जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6 1 169। तो ये आएगा मेरे राजा 169 और 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे दैट वुड बिकम 13। तो 13 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा इसका डायगोनल निकल कर आएगा। 13 क्या आएगा भाई इसका विकर्ण आएगा। बिल्कुल ठीक है भाई तनु रानी राम विनोद कुशवाहा जी बिल्कुल सुंदर। अब अगली बात, लेकिन अगली बात से पहले एक चीज समझा देता हूँ क्योंकि अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, अभी अभी दिमाग में आई है। देखिए मेरे बच्चे आपको ये कहेगा कि भाई ये कोई रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लंबाई दे देगा एल, इसकी चौड़ाई दे देगा बी, और फिर आपको ये कहेगा कि इसके अंदर एक्स मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, इसके अंदर एक्स मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। क्या बनाया गया रास्ता बनाया गया, ये है रास्ता। रास्ता रास्ता ऐसे कह रहा है जी एक रास्ता बनाया गया। फिर मेरे राजा आपसे ये कहेगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फिर आपसे कहेगा इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब वो ये कहेगा कि प्लॉट है एल इंटू एल और बी उसकी लंबाई चौड़ाई है, एक्स मीटर चौड़ा अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया गया है, तो अंदर वाले रास्ते का एरिया बताइए। तो एरिया ऑफ पाथ
जो होगा वो होगा 2x l प्लस बी माइनस 2x। 2x होगा या x होगा बताइए। बिल्कुल ठीक है। देखिए तरीका बड़ा आसान है भाई। L इंटू बी बड़ी रेक्टेंगल के एरिया निकालो, फिर छोटी का निकालना है तो x यहां से घटेगी, x यहां से घटेगी, तो आएगा l माइनस ना b माइनस 2x, ये l माइनस 2x। सोल्व करोगे यही आएगा। दूसरा ऐसे ही बाबू, अगर ये कोई बड़ा रेक्टेंगल लोगे और अगर इस रेक्टेंगल के बाहर कोई रास्ता बना रहे हो आप x मीटर चौड़ा, ध्यान देना वो था अंदर, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड, रेक्टेंगल अंदर रास्ता बना रहे हो। लेकिन अगर आप बाहर बना रहे हो, जैसे ये मैंने बाहर की तरफ खींच दिया, x मीटर चौड़ा बाहर की तरफ बना रहे हो, यानी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ, और बाहर की तरफ रास्ता बना रहे हो। देखिए मेरे बच्चे, तो ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड द रेक्टेंगल। आउटसाइड द रेक्टेंगल वो हो जाएगा मेरे बच्चे 2x इंटू में l प्लस बी प्लस 2x। देखिए बाहर बनेगा तो यहाँ प्लस 2x आएगा, अंदर बनेगा तो यहाँ माइनस 2x आएगा, बस और कछु नहीं है। अब इस सवाल पर आइए। कहता है एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर और इसका क्षेत्रफल इतने मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। पेरीमीटर है 84, यानी ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, दिस इज माई डियर 84। दो से काटेंगे 42, l प्लस बी 42 है। और कह रहा है इसका एरिया, एरिया होता है रेक्टेंगल का l इंटू बी, वो दे रखा है जी 432। देखिए मेरे बच्चे, या तो तरीका ये है कि आप ऐसे दो टुकड़े करो 432 के जिन्हें जोड़ें तो 42 आए और गुना करें तो 432। एक तो तरीका ये, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। दूसरा इसके बाद पूछ रहा है इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। लेकिन विकर्ण की लंबाई अगर आप निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो डायगोनल की लेंथ होती है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए। देखिए यार, आप ये जानते हैं एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे देखो सर करना कछु नहीं है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दो। तो यहाँ पे मुझे l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb। l प्लस बी की वैल्यू 42, 42 का वर्क करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, तो 2 का वर्क 4, 2 का वर्क 4 तनी 8 दूनी 16 है ना, और भाई 4 का वर्ग 16 और एक 17, 1764 माइनस ट्वाइस ऑफ l इंटू बी, तो 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 864 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 900। तो मेरे भाई l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 900 आ गई, यहाँ रख देंगे, तो 900 का वर्गमूल निकालोगे तो मेरे भाई आएगा 30। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। आइए, कह रहे एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यानी मेरे बच्चे लंबाई अगर 4 यूनिट है तो चौड़ाई कह रहा है 3 यूनिट है। लंबाई 4x मान रहा हूँ, चौड़ाई 3x मान रहा हूँ, तो एरिया हो गया 4x गुना 3x, ये एरिया हो गया। और कह रहा है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर खेत की लागत है, यानी 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर खेत की लागत है। ये एरिया
और इतने रुपए हर स्क्वायर मीटर पे खर्चा है, तो इतने एरिया पे इतना खर्चा, और ये खर्चा है मेरे भाई 600 के बराबर। तो 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 2 से काटेंगे 25। तो मेरे बाबू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 25 आई, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5, और एक्स की वैल्यू 5, तो लेंथ आई 20 और ब्रेड्थ आ गई 5 तिये 15। ये मेरे बच्चे जीडी 2021 का सवाल है। अब आते हैं टाइप 2 पे। मैंने पहले क्या किया है, सारे के सारे रूबी राजपूत बेटा मैंने पहले एरिया के सवाल ले लिए, मतलब इसके रेक्टेंगल के सवाल ले लिए हैं। अब मैं सारे के सारे स्क्वायर के सवाल लेने लग रहा हूं। तो आइए भाई, देखिए भैया, ये है भैया जी स्क्वायर, ये है वर्ग। वर्ग की सारी भुजाएं आपस में क्या रहती हैं, बराबर। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर रहती हैं। अगर आपसे सवाल में ये कहे कि वर्ग का परिमाप बताइए, तो वो होगा 4 इंटू ए। एरिया बताइए, तो वो होगा ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे, अगर मैं इसमें अगर आपसे ये कहूँ कि भाई डायगोनल निकाल के बताइए क्या होगा, डायगोनल का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे की चीज। तो डायगोनल जो होगा ना, वो होगा मेरे बच्चे, आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण बना। तो कर्ण की वैल्यू क्या रहती है, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, तो ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, जोड़ोगे 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालोगे तो डायगोनल आएगा 2 रूट ए। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब इससे सवाल लेते हैं। कहता है कि वर्ग की भुजा इतने मीटर, इस वर्ग का विकर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यार ये मैंने गलत लिख दिया, √2a बोल रहा हूं लेकिन लिख रहा हूं कुछ और, √2a। कहता है कि वर्ग की भुजा 20 मीटर है, तो इस वर्ग का विकर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे, वर्ग की जो भुजा है वो 20 मीटर है, ठीक है जी। अगर मैं इसका डायगोनल आपसे पूछूं, तो आप जानते हैं √2a होगा, a का मान यहाँ 20 है, तो √2 इंटू 20 यानी 20√2। हाँ जी। एरिया अगर पूछा जाए मेरे बच्चे, तो एरिया होगा ए स्क्वायर, तो 20 का वर्ग करेंगे यहाँ, तो ये होगा मेरे बच्चे 400। तो 20√2 और 400 हैं, ये कहा रहा है कि भुजा 20 है, 20√2 और 400, ऑप्शन ए गलत है। एक वर्ग की भुजा 20 मीटर, इस वर्ग का विकर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ 20√2 लिख दो, ऑप्शन ही गलत कर रखे हैं। यहाँ 20√2 लिख दो, ये मेरा राइट आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए भैया, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि आयत का परिमाप 60 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए यार, यहाँ दो चीजें शामिल है। कह रहा है जी, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर। यदि आयत का परिमाप 60 मीटर है, तो यानी आयत का परिमाप 60 है, तो मेरे बच्चे वर्ग का पेरीमीटर भी 60 है, और वर्ग का पेरीमीटर आप जानते हैं, अगर साइड ए है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, तो ये हुआ 60। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15। ए की वैल्यू मेरे बच्चे 15। तो कहता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो साइड का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 225, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाँ जी। कहता है एबीसीडी एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर है। बाबू, सवाल में क्या कह रहा है एबीसीडी एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर, उसमें न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसे एबीसीडी के अंदर इसकी भुजाओं पर इसके शीर्षों के साथ निर्मित किया जा सके।
देखो मेरे बच्चे, दो तीन शब्दों पे ध्यान देना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द मिनिमम साइज स्क्वायर? सबसे छोटे आकार के वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है जो इस वर्ग के अंदर है। जैसे मेरे बच्चे ये कोई वर्ग है और मैं यहां कोई और वर्ग बना रहा हूं, इस तरीके से मेरे बच्चे मैं एक और वर्ग बनाने लग रहा हूं। तो कहानी जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो ये कि ये जो वर्ग हम बना रहे हैं ना, इस वर्ग को आप यहां बनाएं, यहां बनाएं, यहां बनाएं, यहां बनाएं। ये जो वर्ग बन रहा है, अब दिखाई दे रहा है आपको? ये जो वर्ग होगा ना, ये मिनिमम एरिया वाला वर्ग होगा जिसके चारों, अबे हिल क्यों रहा है, परेशान। मतलब भी थोड़ा सुंदर सा नहीं बना, जो सारी साइडों के मिड पॉइंट पे बनता है, ध्यान देना। सारी साइडों के मिड पॉइंट पे बनता है, यानी चारों साइडों के मिड पॉइंट पे बनता है, ये वो स्क्वायर है। तो यहां सवाल में वो यही कह रहा था कि एबीसीडी एक वर्ग है। ABCD is a square whose side of is of length 30 meter. What is the area of the minimum size square that can be constructed inside ABCD with its vertices on its side? तो कहता है एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसके सारे जो शीर्ष हो वो इस वर्ग की भुजा पर आधारित हो, यानी ऐसे एक वर्ग बनेगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ग बनेगा। तो कहता है इस वर्ग का क्षेत्रफल आपने बताना है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ होगी 15 और ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 15। हाँ जी, तो ये 15 होगी, ये 15 होगी, तो हम ये वाली साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। आपने कहा हाँ, तो ये वाली लेंथ क्या होगी भाई? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये वाली साइड क्या होगी सर? निकालेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी √2a। सोल्व करके देखोगे, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड a हो, ये साइड a हो, तो ये वाली साइड हमेशा ही √2a आती पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ जी, तो ये वाली साइड आएगी √2 15, यानी 15√2। तो मतलब ये वाली जो भुजा आएगी, ये वाली जो भुजा आएगी, ये मेरे प्यारे बच्चों आएगी 15√2। ये भुजा 15√2 आएगी। हाँ जी, अब उसने पूछा कि इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इस वाले वर्ग की भुजा 15√2 है, तो इसका वर्ग करेंगे। तो 15 का वर्ग 225 और √2 का वर्ग मेरे भाई 2, तो ये आएगा 450। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का राइट आंसर, यही मेरे सवाल का राइट आंसर है। दूसरी बात, ऐसे हर एक सवाल में ध्यान भी रखना कि अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है और अगर हम इसकी चारों साइडों के मिड पॉइंट को मिला के एक नया स्क्वायर बनाएंगे, फिर तो ये जो वर्ग होगा इसका एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया का हमेशा आधा होगा। अगर पूरे स्क्वायर का एरिया 2 है तो इसका एरिया हमेशा ही 1 मिलेगा। इस पॉइंट को भी हमेशा ध्यान रखना। देखिए मेरे बच्चे, अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 3 की ओर और इसको हम स्पेशली ट्रायंगल के ऊपर फॉर्मेट करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, त्रिभुज का मतलब आप जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। देखो यार, 3 तरीके से त्रिभुज को हम बांट सकते हैं। एक, हम बांट सकते हैं त्रिभुज को जिसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, SCALEN, स्केलन ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी जिसकी सारी बाहु अलग अलग हो। बाहु माने भुजाएं अलग अलग, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हाँ जी, अगली जो आती है वो आती है मेरे प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई दो साइडें आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये दो साइडें आपस में बराबर है,
तो अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हिंदी में मेरे प्यारे बच्चे हम इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में मेरे बच्चों हम इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई दो साइडें आपस में बराबर और तीसरी रहती है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ये कहलाती इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेटरल ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यहां मेरे प्यारे बच्चों सारी भुजाएं आपस में क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। हाँ जी, और हर एक कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। हर एक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है मेरे बच्चे, और सारी भुजाएं बराबर रहती है, ये मेरे बच्चे होती है समबाहु त्रिभुज। अब हम आते हैं स्केलर ट्रायंगल पे, विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। मेरे बच्चे यहां एरिया आपसे पूछेगा, लेकिन अगर मैं इसका परिमाप आपसे पूछूं, पेरीमीटर, पी माने परिमाप, तो वो आप कहेंगे तीनों भुजाओं का जोड़ ए जमा बी जमा सी। और मेरे बच्चे अगर मैं आपसे एस पूछूं, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हिंदी में से हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, हाँ जी, अर्ध परिमाप। इसका मतलब जो पेरीमीटर है उसका आधा, यानी पी का आधा। तो ये रहता है मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये रहता है सेमी पेरीमीटर। इसके बाद निकालते हैं हम इसका एरिया, और एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो हीरोज फार्मूला के थ्रू बनाते हैं। हीरोज फार्मूला है, हीरोज फार्मूलाज के थ्रू हम इसको सोल्व करते हैं। उसमें करते क्या हम, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों एरिया निकालने का फार्मूला किसी भी स्केलर ट्रायंगल का, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं, कहां गया हमारा ये, और मैं कह रहा हूं कि यार कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है जी। इस त्रिभुज की भुजाएं 16, 17, 18। तो कृपया करके मुझे ये बताएं कि मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर, एरिया निकालने का बेसिक तरीका यह है सर कि हमें पहले पेरीमीटर निकालना होगा या सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर का तरीका है सबका जोड़ कर दो, 16 जमा 17 जमा 18 बटे 3 कर दो। तो सर जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 15 और 6, 21 का 1 हासिल 2, 2 1 3 और 1 4 1 5, 51। 3 से भाग देंगे तो सर सेमी पेरीमीटर आएगा 17। अब ये देखना कि 3 से भाग देते थे या 2 से, नहीं सर 2 से भाग देते थे। अर्ध परिमाप का मतलब हुआ आधा हिस्सा, है ना। और आप 3 से यहां भाग देके क्या बनाने लग रहे थे, आप एवरेज निकाल रहे थे। अर्ध परिमाप में हमेशा ही आधा करना होता है, तो 2 से भाग देना, है ना। कितने से भाग दो, 2 से। तो मेरे बच्चे आंसर आया 51/2। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए फार्मूला क्या है जी, एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए मेरे बच्चे, एस की वैल्यू 51/2। अब 51/2 में से ए घटाना है, यानी 16 घटाना। तो देखो 16 घटाओगे तो 16 दूनी 32, 51 में से 32 घटाएंगे तो मेरे भाई बचा 19, 19/2। अगली बार एस माइनस बी करोगे, 18 घटाओगे तो 18 दूनी 36, और 51 में से 36 गया 15, तो 15/2। इससे नेक्स्ट टाइम में मेरे बच्चे आप 18 की जगह 17 घटाओगे तो 17 दूनी 34, तो बचेगा 17/2। ये मेरे बच्चे कहानी है।
इस पूरे पे हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमें कैलकुलेशन बैठानी है, तो हम एक काम तो करके दिखा ही सकते थे कि 51 को 17 गुना 3 लिख दें। कोई दिक्कत है सर? नहीं सर। 15 को 5 गुना 3 लिख दें। कोई दिक्कत है? नहीं। अब वर्गमूल निकालना है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, तो 16 का वर्गमूल आया 4, बाहर निकाल दो। 17 बाहर है, बाहर ले लो जी। 3 बाहर है, 3 बाहर ले लो जी। 19 5 95, तो आंसर आएगा 51√95 बटे 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, 51√95 बटे 4। 51√95 बटे 4, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। चलिए मैं और पूछता हूं आपसे। मैं कह रहा हूं यार ये कोई स्केलर ट्रायंगल है, ठीक है भाई। इसकी ये साइड 13 है, ये साइड 14 है, ये साइड 15 है। तीनों भुजाएं अलग अलग, कुछ भी हो सकती है ना। मैं तो एम ही दे रहा हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर कुछ भी हो सकती है तो इन तीनों भुजाओं से जो बना त्रिभुज उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आप क्या करेंगे कि सर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एस। वो क्या होगा जी? सबका जोड़ 13 जमा 14 जमा 15 बटा में करना है 2। 5 4 9 3 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 42 बटा 2। काटा मेरे प्यारे बच्चों आया 21। हाँ जी। अब एरिया ढूंढना है तो फार्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए मेरे भैया, एस की वैल्यू 21, 21 में से 13 गया 8, 21 में से 14 गया 7 और 21 में से 15 गया मेरे बच्चे 6। तो ये जो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा ये आपका एरिया आएगा। हाँ जी। अब इसको वर्गमूल निकालना आपको आता है कैसे सर? 21 को 7 गुना 3 लिख देते हैं सर, 8 ही रहने देते हैं, 7 को 7 ही रहने देते हैं, 6 को 2 गुना 3 रहने देते हैं। तो देखो एक तो 7 का जोड़ा बाहर आएगा, एक 3 का जोड़ा बाहर आएगा, एक 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 3 12, 12 7 84। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आएगा 84, 84। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो सही उत्तर है, मेरा जो राइट आंसर है वो होगा 84, है ना। मेरा जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो मेरे प्यारे बच्चों होगा 84। किसी भाई को कोई यहां तक दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? अब धीरे धीरे इसी कहानी को और आगे समझते हैं कि देखो मेरे भाई, हम त्रिभुज को है ना दो तरीके से बांटते हैं। पहला तरीका है हम त्रिभुज को उसके भुजाओं की लंबाई के आधार पर बांटते हैं। पहला है स्केलर ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, जो मैंने समझाया अगर सारी भुजाएं अलग अलग हो। दूसरा आइसोसेलिस ट्रायंगल, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना। और एक है एंगल के बेस पे। तो पहले इसे समझा दो फिर एंगल बेस पे समझाऊंगा। तो ये मैंने आपको पूरा फार्मूला बताया कि पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालो, ये होगा आपके एरिया का फार्मूला हीरो फार्मूले से। ठीक है। त्रिभुज का एक और तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपके पास ये वाले, और इसमें ये बेस की लंबाई दे रखी है, मान लीजिए आधार की लंबाई दे रखी है ये, और इसी बेस के ऊपर यहां से कोई हाइट भी खींची हुई है, परपेंडिकुलर खींचा हुआ, इसकी हाइट p है या लंब है। तो मेरे बच्चे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये भी इसका एक तरीका होगा। इसके बाद आते हैं मेरे बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बताया जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। इसका अगर आप एरिया निकालेंगे हीरो फार्मूले से तो इसका एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकल के आता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर रहता है। √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा की लंबाई ए है तो इसका क्षेत्रफल आएगा √3/4 ए स्क्वायर। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से सामने वाली साइड पे एक अल्टीट्यूड खींच दो, लंब खींच दो, इसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड लंब। ठीक है जी। तो इस अल्टीट्यूड की जो लंबाई होगी
यानी लंब की जो लंबाई होगी वो मेरे बच्चे होगी क्या, √3/2a। यानी इसकी लंबाई होती है √3/2a। ये होती है मेरे बच्चे √3/2a। एरिया होता है √3/4a²। ये मेरे प्यारे बच्चों आइसोसेलिस ट्रायंगल होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, एक ए और ये अलग भुजा हुई। तो अगर कहे पेरीमीटर बताओ तो तीनों भुजाओं का जोड़ करते हैं। और अगर मेरे बच्चे आइसोसेलिस ट्रायंगल का एरिया अगर आपसे पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो जो दो साइडें बराबर है उसको मैं ए मान रहा हूं और जो बराबर नहीं उसे बी। तो b/4 इंटू में रूट के अंदर 4a² माइनस b²। इस पे सवाल ज्यादा नहीं बनते, इक्विलेटरल पे सवाल बनते हैं। अब कुछ आपसे सवाल लेते हैं। कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे मैंने अभी बताया कि एरिया का एक फार्मूला ये भी है कि हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी उस आधार पर डाली गई ऊंचाई अगर आपको दे रखी है तो 1/2। आधार कितना है मेरे बच्चे 18, ऊंचाई कितनी मेरे प्यारे बच्चों 15। 2 नीम 18, 15 नीम में 135। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 135। सही उत्तर आएगा 135। कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए यार क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ, आधार है मेरे बच्चे कितना 12, ऊंचाई मुझे निकालनी है और क्षेत्रफल है 90। तो देखिए 2 से काटेंगे 6, 6 से काटेंगे 15, तो ऊंचाई जो आएगी मेरे बच्चे वो कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। हाइट आएगी मेरे प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं वापसी पीछे इस वाले पे। मैंने आपको ये समझाया कि अगर भाई त्रिभुज को 3 हिस्सों में बांटे और भुजाओं के आधार पर बांटे तो पहली होगी स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु, दूसरी होगी आइसोसेलिस समद्विबाहु, तीसरी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इसे बांटे कोणों के आधार पर, अगर हम इसे बांटे कोणों के आधार पर तो देखिए यार एक ये हुई जी, एक ये हुई, न्यून कोण, देखिए मेरे बच्चे अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग है, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अगर ए बराबर नहीं है बी के और बी भी बराबर नहीं है सी के, यानी तीनों अगर आपस में बराबर नहीं है मेरे बच्चे, तो इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई दो कोण आपस में बराबर आ जाए, कोई दो कोण आपस में बराबर आ जाए, ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर है तो इसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। पीछे मैं साइडों के रेस्पेक्ट में बता रहा था, यहां मेरे बच्चे मैं आपको कोणों के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। मेरे बच्चे अगर तीनों ही कोण आपस में बराबर आ जाए, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोण बराबर आ जाए तो इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और मेरे बच्चे कोई एक कोण 90 डिग्री आ जाए, कोई एक कोण 90 डिग्री आ जाए तो इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसे मेरे बच्चे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। यानी यहां ये राइट एंगल हो गया तो इसको हम बोलते हैं आधार,
इसे हम बोलते हैं लंब और इसे मेरे बच्चे हम बोलते हैं कार्ड। ये हो गया मेरे बच्चे परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आ गया हाइपोटेन्यूज। हाँ जी। दूसरा, देखिए मेरे बच्चे, ये कोण ए है, ये कोण मान लीजिए बी है, और ये कोण सी है। अगर तीनों ही कोण ए बी सी तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। मेरे बच्चे, जब किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा बन जाए, जैसे ये वाला कोण 90 से बड़ा दिख रहा है, मान लीजिए ए है, और ए का मान अगर 90 डिग्री से बड़ा है, तो मेरे बच्चे हम इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। और अगर मेरे बच्चे किसी त्रिभुज के अंदर कोई एक कोण 90 डिग्री आ जाए, तो इसे हम कहते हैं समकोण, जो मैं पीछे बताया, इसे हम कहते हैं समकोण, है ना। तो कोणों के आधार पे हम त्रिभुज को ऐसे भी बांट देते हैं और ऐसे भी समझा देते हैं। अब मैं आगे आपसे चर्चा करने जा रहा हूं समकोण पे डिटेल में। देखिए भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसमें कहानी ये रहती है कि पी स्क्वायर जो होता है प्लस में बी स्क्वायर, ये हमेशा ही एच स्क्वायर के बराबर होता है। यानी लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों कर्ण का वर्ग। ये चीजें हमेशा ही बराबर होती हैं। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। इसी में एक कहानी और भी समझिए, जो पीछे पीछे वाले टाइप में एक जगह आई थी, कि अगर एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण भी हो और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां कहानी ये रहती है कि ये समकोण भी होता है और ये दोनों भुजाएं बराबर भी होंगी। तो मेरे बच्चों, अगर ये भुजा ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 2 रूट ए ना ए रूट 2 आएगी। क्या आएगी मेरे बच्चे? ए रूट 2 आएगी। अब सवालों पे दौड़ते हैं, आइए करिए जी। कहता है एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है जी। इसमें बी पर समकोण है, बी ए बी सी, बी सी की लेंथ है 20, ए सी की लेंथ है 29, ए बी की लेंथ बताइए मेरे बच्चे क्या होगी? तो आप यूं कहेंगे, देखिए सर, हमें ये बात पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ हमें चाहिए, बी सी की वैल्यू 20 है, तो 20 का वर्ग होगा 400, और 29 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा भाई? 841। तो ए बी की जो लेंथ आएगी निकल के, वो 841 में 400 गया, 441 आई, तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 21। यानी ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों आएगी 21। हाँ जी। और अगर हमें एरिया निकालना है तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
2 से काटेंगे 10, 21 नहीं 210। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है और जिसका क्षेत्रफल 18.207 वर्ग सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 5/7 ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। कहता है एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 5/7 ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। कहता है इसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर इसकी ऊंचाई 7 है ना तो इसका आधार है 5, यानी ये 7x है तो ये मेरे बच्चे 5x, ऐसा सवाल कह रहा है। और कहता है इसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि एरिया का एक सूत्र ये भी है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5x गुना 7x। और कह रहा है जी एरिया है 18.207, 18.207। तो देखिए यार, काट पीट मचाते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, कैसे करा जाए। और हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यार, सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल का काम निपटा के 1000 लिखते हैं। 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 दूनी 14, बचा कितना सर 4, 7 छिंग 42, ना जाने 0, 7 एकम 7, 2601 आया। हाँ जी, अब मेरे बच्चे करो क्या कि 5 से भाग दे लो, 5 5 25, 5 दूनी 10, ना जाने 0, 5 दूनी 10, 520.1। हाँ है ना, यही है, कुछ हो रहा है भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 से इसे करते हैं गुना, तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 हटाना है, 2 दूनी 4, 0 है ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चे कहानी है कि x इंटू एक्स जो आया, यह आया एक्स स्क्वेयर। ध्यान देना, x इंटू एक्स आया एक्स स्क्वेयर। और जब इसे सोल्व करोगे तो ये डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो एक जीरो और आ जाएगी, तो ऊपर आएगा 104.04 और नीचे आ जाएगा 10,000। और इसको अगर वर्ग में लिखोगे तो ये आएगा 102 का वर्ग और नीचे आ जाएगा 100 का वर्ग। तो मेरे बच्चे वर्ग से वर्ग कट गया, तो x की जो वैल्यू आई 102/100 यानी 1.02 ये आई मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू। अब हमसे कह रहा है हाइट बताओ, तो हाइट है 7x, x की वैल्यू 1.02 है, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो हाइट जो आएगी 7.14 आएगी। दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए यहां तक की बात समझ रहे हैं। अब पेपर का तरीका बताता हूं कि पेपर में हमें इस सवाल को कैसे उठाना चाहिए था। देखो ये तो था डिटेल, एक बात तो हम सब समझ गए थे कहानी को यहां तक की को, क्या कि सर एरिया जो होना है वो हाफ इंटू 5x इंटू 7x होना। बिल्कुल ठीक है। और ये है 18.207। अब मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से जान रहा था मेरे बच्चे कि 7 से तो ये भाग हो जाएगा लेकिन 5 से भाग नहीं होगा। आप कहें क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 से भाग होने के लिए आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए। आपने कहा हाँ। तो मेरे भाई ये तो तय है कि 3 अंकों पे दशमलव पहले से, मतलब 3 जीरो पहले से, और जब 5 से भाग दोगे तो 1 जीरो और आनी है, यानी 4 जीरो आनी है। और वर्गमूल निकालेंगे तो बटे में 2 जीरो रह जाएगी, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब दूसरी कहानी ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहां से x की वैल्यू निकलेगी, फिर 7 से गुना करेंगे, वो आंसर होगा।
ये 7 से भाग चला जा रहा है, लेकिन ये भाग नहीं जा रहा। 7 1 के 7 5 मतलब 7 दूनी 14 होता, 15 नहीं होता। इस वजह से मेरे बच्चे बी ऑप्शन कट गया। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी और कर्ण 8 सेंटीमीटर। क्या है बाबू, ये रहा है कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है। कहता है ये वाली साइड इस साइड की 3 गुनी है, यानी ये x है तो ये 3x है, और हाइपोटेन्यूस है मेरे प्यारे बच्चों 8। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है जी, निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, x इंटू 3x। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, मतलब 3/2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, अब देखिए यार, आप ये बात भी जानते हैं कि 3 का वर्ग 1 9, तो 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 8 का वर्ग 64। इसे जोड़ेंगे तो आएगा 10x स्क्वायर बराबर 64। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जानते हो क्या आएगी, 64/10। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64/10, यानी 6.4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे बच्चे 6.4 है, तो यहाँ रख देते हैं 3/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6.4 है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3.2, 3 से गुना करेंगे 9.6, 9.6, यानी ऑप्शन डी ही मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 18। समबाहु त्रिभुज कैसी होती है जी, जिसकी सारी साइडें बराबर हो। ये साइड ए है तो ये साइड भी ए, ये साइड भी ए। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो मेरे प्यारे बच्चों यह है 3a 18, ए की वैल्यू 6। कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका जो एरिया होगा वो √3/4 ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 6, 6 का वर्ग 36, 4 नीम 36, आंसर आया 9√3। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। कहता है यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करी। तो मेरे बच्चे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 ए स्क्वायर। अब √3/4 ए स्क्वायर मतलब 1/3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 गुना 3। अब देखिए किस फॉर्म में आंसर दे रखा है पता नहीं, लेकिन आप ये तो जानते होंगे, क्या जानते होंगे भाई, कि इस 3 को है ना, इस वाले 3 को मैं √3 गुना √3 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर √3 की √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाता है, तो 1√3 कट गया, तो आंसर आएगा 1/3, 4 तीय मतलब 1/4 तीय 12√3। तो आंसर आया मेरे बच्चे 1/12√3। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। कहते हैं यार एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर। ये कोई ट्रायंगल होगी मेरे बच्चे, इसकी ये साइड 18 है, ये साइड 10 है, तीसरी साइड हमें निकालनी है, और परिमाप दे रखा है कितना, 42 है। अगर पेरीमीटर 42 है तो मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 42 है, जबकि 18 और 10 को जोड़े तो 28 आया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 42 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 14, यानी तीसरी जो भुजा होगी वो आपकी 14 होगी। पक्की बात है? हाँ जी। अगर तीसरी भुजा मेरे प्यारे बच्चों 14 होगी तो हमें हीरो फार्मूले से एरिया निकालना होगा। तो पहले एस लेंगे, तो ए बटे 2। देखो यार 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 42/2 यानी कट के 21 आया, यानी एरिया मेरे प्यारे बच्चों 21 आया। अब फार्मूला होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
देखिए मेरे भाई, एस की वैल्यू 21, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11 और 21 में 14 गया 7। अब देखो यार, 21 को लिखेंगे 7 गुना 3, या ऐसे समझो 7 ये 21 और 21, तो वर्गमूल से 21 बाहर आ गया, 11 अंदर रह गया, तो आंसर आएगा 21√11। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 21√11, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना और जिसकी भुजाएं इतनी के अनुपात में। कहता है जी कोई ट्रायंगल है, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई त्रिभुज है। कहता है इसकी साइडों का रेशियो है 2 4 5, 2 4 5, ऐसा इसकी भुजाओं का अनुपात है। कहता है जी पेरीमीटर है 110, तो पूछा क्या एरिया बताओ। तो मेरे भाई देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी भुजाओं का जोड़, तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 10, तो ये 5 यूनिट 50, 4 यूनिट 40, 20, 2 यूनिट 20, तो इसकी भुजाओं की जो लंबाई आई वो 20 40 50 आई। हाँ जी। अब कहता है यार इसका एरिया बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस। एस क्या रहता है जी, सारी भुजाओं का जोड़, तो 20 जमा 40 जमा 50 बटे 2, तो 50 40 90 और 20 110, 110 का आधा 55। हाँ जी। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया का फार्मूला होगा एस, एस माइनस ए। 55 में 20 गया 35, 55 में 40 गया 15 और 55 में 50 गया 5। हाँ जी। अब कहानी को आगे सेट करते हैं, एरिया निकालना है। देखो यार, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 11, इसे लिख सकते हैं 5 गुना 7, इसे लिख सकते हैं 5 गुना 3, और ये हो गया 5। तो 5 का एक जोड़ा बाहर आ गया, 5 का ये जोड़ा बाहर आ गया, अंदर कोई बाहर आया नहीं, तो 7 या 21, 21 को 11 से करेंगे तो 231, तो 25√231 मेरा राइट आंसर होगा। 25√231 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। 25√231 मेरा सही उत्तर होगा। अब आ गया ये, एक बात और सिखाता हूं। अगर कोई ट्रायंगल आपको दे रखी है, ये कोई त्रिभुज दे रखी है, ठीक है, और अगर आपसे सवाल में ये कहे कि इस ट्रायंगल का इन सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगी, इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, ये वाला जो है ये इन सर्कल होगा, इन सर्कल, हिंदी में बोले तो अंतःवृत्त। अंतःवृत्त। देखिए मेरे बच्चे, ये डॉट है, ये सर्कल की रेडियस है। तो मेरे बच्चे, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का क्या सूत्र होगा, उस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। इन सर्कल की रेडियस निकालने का, कहां भाग रहा है भाई। इसका सूत्र रहेगा मेरे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। देखिए यार, आपके यहाँ सीधे सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं आता बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या आ ही नहीं रहा। तो आप सीधे सीधे बस जो मेन मेन फार्मूले वो पढ़िए, उससे काम चलेगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे आपसे सरकम सर्कल की रेडियस पूछ बैठे, कहे सरकम सर्कल की रेडियस बताइए, ये वाला जो है ये कहलाएगा सरकम सर्कल।
इसे कहते हैं बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त। तो बाह्य वृत्त में कैपिटल आर मैंने रेडियस ली, त्रिज्या पूछे, तो इसका सूत्र होगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं क्या रहता है इसका, हाँ ये है भाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स। अगर इसकी तीनों भुजाओं का नाम ए बी सी है तो तीनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन बटों में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हिंदी में बोले तो सभी भुजाओं का गुणनफल। इस पे अभी तक सवाल नहीं पूछा आपसे शायद। सभी भुजाओं का गुणनफल बटे में 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये है मेरे प्यारे बच्चों सरकम रेडियस निकालने का सूत्र। अब आते हैं इस पे फार्मूले पे। सवाल कहता है त्रिभुज की अंत्यवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इन सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर, भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर। सारी भुजाओं की लंबाई का योग का मतलब है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप है 60 सेंटीमीटर। हाँ जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मेरे बच्चे ये बताओ, इन सर्कल की रेडियस निकालने का सूत्र होता है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। आपने कहा अगर परिमाप 60 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? इसका आधा, सेमी माने आधा, तो ये होगा 30। तो मेरे बच्चे रेडियस है 8, क्षेत्रफल निकालना है, सेमी पेरीमीटर है 30, तो एरिया कितना निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। यानी क्षेत्रफल जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा इसका 240। कह रहे त्रिभुज की अंत्यवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी इन सर्कल की रेडियस 7 है, भुजाओं की लंबाई का योग 50 है, तो सेमी पेरीमीटर आएगा मेरे बच्चे 25। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो रेडियस का सूत्र इन सर्कल की रेडियस, अंत्यवृत्त की त्रिज्या, यानी उसके ट्रायंगल के अंदर सर्कल बने तो उसकी रेडियस का फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। रेडियस है 7, एरिया निकालना है, सेमी पेरीमीटर है 25, तो 25 आते आएगा मेरे भाई 175, तो आपका एरिया आएगा निकल के कितना? 175। अब बढ़ते हैं अगली टाइप पे। अब आते हैं भाई टाइप 4 पे, दैट इज पैरेललोग्राम। नाम से ही आप पहचान गए पैरेललोग्राम, जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो। ध्यान से देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन आपस में पैरेलल है। जब आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो जाएं तो मेरे बच्चे पैरेललोग्राम कहलाती है। यानी ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अगर ध्यान से देखोगे ना तो आप पहचानोगे कि बेसिकली रेक्टेंगल ही था और कुछ था ही नहीं है। ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल है। बस किया क्या इन्होंने ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा काटा, यहाँ से ये वाला हिस्सा काटा, और काट के पलट के वहां लगा दिया। अबे निकल, पलट के ये हिस्सा यहाँ लगा दिया, ऐसे करके लगा, काट के ये हिस्सा लगा दिया। मेरी बात समझ गए? तो जितना हिस्सा यहाँ से काटा उतना हिस्सा इन्होंने यहाँ लगा दिया, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं? आपने कहा जी हाँ समझ में आ गया। और इसका एरिया जो निकालना है ना, तो एरिया का फार्मूला क्या होगा वो कहानी भी समझो भाई। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो है तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो गई मेरे बच्चे लेंथ, और ये होगी ब्रेड्थ, है ना। और इसका पैरेललोग्राम का एरिया जानते हो क्या है? पैरेललोग्राम का भी एरिया यही है। पैरेललोग्राम ये कहता है पल पल तुझको दिल ये दीवाना। पैरेललोग्राम का एरिया ये है कि भैया यहां से
अगर मैं यहां पे एक अल्टीट्यूड खींच दूं, यानी इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकाल दूं, तो ये लेंथ अगर a है और ये वाली लेंथ h है, तो इसका एरिया जो होगा मेरे बच्चे a इंटू एच रहेगा। वैसे ही अगर मेरे भाई ये वाली लेंथ मेरी b है और अगर मैं यहां से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, इसकी लेंथ मान लीजिए कैपिटल एच है, तो भी एरिया यही हो जाएगा b इंटू एच। यानी पैरेललोग्राम की साइड समानांतर भुजा की लंबाई और उसके ऊपर डाला गया लंब, समानांतर भुजा की लंबाई और उस पर डाला गया लंब, यही मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम के एरिया का सूत्र होगा। आइए, कह रहे समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में सी डी बराबर 36 मीटर है, ए ई परपेंडिकुलर है सी डी के। दिल ये दीवाना देखो, कह रहा भैया ये कोई पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी, कहता है ये कोई पैरेललोग्राम है जिसमें सी डी की लेंथ 36 है। कह रहा है ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ए ई मेरे बच्चे परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ए ई की लेंथ है 15 मीटर। तो कहता है समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो इसका आंसर होगा 36 गुना 15, यानी जिस आधार पर लंब डाला गया दोनों का गुणनफल 36 गुना 15, 15 छिके 90, 15 थी 45 और 9 54, तो 540 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 और 15 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ये वाली 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कहते हैं यदि छोटी भुजाओं के बीच, छोटी भुजाओं के बीच, छोटी भुजाएं ये वाली है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। ये क्या कह रहा है भाई? देखो भाई, सवाल में कह रहा है छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, ये छोटी भुजाएं तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है मेरे बच्चे। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे बेस इंटू हाइट, तो 10 गुना 6, 10 गुना 6, और ये दोनों साइडें 15 15, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये h है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी होगा कि 15 गुना h, यानी 15 गुना इस भुजा पर डाला गया लंब। देखिए, इस भुजा पर डाला गया लंब इंटू ये भुजा, इस भुजा पर डाला गया लंब इंटू ये भुजा, तो ये दोनों ही एरिया सेम बनाएंगे, तो 10 छिक 60 और 15 चौकू 60, तो h निकल के आएगा 4। तो यानी इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 28 एंड 20। कहता है किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 28 और 20 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, कहता है छोटी भुजाओं के बीच की, यदि बड़ी भुजाओं के बीच, अच्छा हिंदी इंग्लिश में गलत है, यहां क्या करो भाई, शॉर्टर की जगह लार्जर लिख दो, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक। कहता है यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो ये बड़ी भुजा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मेरे बच्चे? 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है कि भैया जो भुजा है और उस पर जो लंब डाला गया उसकी लंबाई गुना कर दिया। तो यहां से मेरे बच्चे जब छोटे वाली भुजा पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसकी लेंथ मान लेते हैं h, और ये लेंथ है 20, तो पैरेललोग्राम का एरिया अभी भी निकाला जा सकता है 20 गुना h। इससे काटा 2, 2 से काटा 14, तो h की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे आई 14। हाँ जी, आइए बाबू टाइप 5 पे आते हैं। टाइप 5 पे मेरे बच्चे रोम्बस। रोम्बस क्या होती है जी? और रोम्बस होती है समचतुर्भुज, हिंदी में से बोलते हैं समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ए ए ए ए। आप कहोगे कि सर
ये तो फिर वर्ग ही नहीं हो गया। नहीं भाई, वर्ग में और इसमें फर्क है। वर्ग हुआ ये वाला, ये वाला हुआ वर्ग आपका, ये वाला हुआ वर्ग। भुजाएं ध्यान से देखोगे तो इसकी भी सारी बराबर है, ए ए ए ए। लेकिन इसमें क्या कर रखा है खास बात, कि जो ये वाली वैल्यू है ये यहां से हटा के यहां लगा दी, तो ये वर्ग से बन गया रोम्बस। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, वो समझना कि समचतुर्भुज जो होती है उसकी भी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग से ही बनी होती है, लेकिन वर्ग नहीं होती। स्क्वायर जो होता है, वर्ग होता है, उसके सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के नहीं होते। दूसरी बात, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं मेरे बच्चे, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो अगर ये वाला डायगोनल की लेंथ D1 है और ये वाले डायगोनल की लेंथ D2 है, तो यहाँ दो बातें समझना। पहला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। और दूसरा, यहां अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं इसमें, देखिए दो चीजें ध्यान देना। एक तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, और एक ये बराबर भी होते हैं, यानी एक दूसरे के मध्य से भी होकर गुजरते हैं मेरे बच्चे और 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसी से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मान लीजिए ये वाली लेंथ है D2, तो ये वाली लेंथ आ गई D2/2। ये पूरी लेंथ है D1, तो ये आ गई मेरे बच्चे D1/2। तो मेरे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। ये दो फार्मूले बहुत जरूरी और हमें इन दोनों फार्मूलों पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए, कहते हैं यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतने इतने, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करिए। देखिए यार, एक डायगोनल है 10, दूसरा डायगोनल है 20, नहीं 24। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर ये इक्वल रहता है मेरे बच्चे 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड ऑफ रोम्बस। अब यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D1 की वैल्यू है 10, 10 का वर्ग 100। D2 की वैल्यू 24, 24 का वर्ग 576, 4a स्क्वायर। अच्छा, 4a स्क्वायर को मैं 2a स्क्वायर लिख लूं, कोई दिक्कत है? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। इनको जोड़ेंगे तो आएगा मेरे भाई 676, 2a स्क्वायर। और 676 किसका वर्ग होता है जी? आप कहेंगे 26 का वर्ग होता है। तो मेरे बच्चे 2a की जो वैल्यू हो गई वो आ गई 26। और आप ये बात भी जानते हैं कि पेरीमीटर में क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़ होता है। परिमाप जो होता है वो सारी भुजाओं का जोड़ होता है। तो 2 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे 4a की जो वैल्यू आएगी वो 26 दूनी 52 आएगी। 26 दूनी 52। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। दूसरा, इसी को एक दूसरी चीज और भी समझानी है जो आप समझिए। देखिए यार, कुछ ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के। जैसे, मतलब समझाता हूं कि मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि यार ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, और मैं आपसे पूछूं ये वाली साइड क्या है। तो आप कहेंगे देखिए सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का वर्ग जमा बेस स्क्वायर 4 का वर्ग बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 9, 4 का वर्ग 16, भाई 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, एच स्क्वायर। तो 16 9 25। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज जो निकल के आया आपका वो आया 5। हाइपोटेन्यूज जो निकल के आया मेरे बच्चे वो कितना आया? 5। तो यहां से आप एक बात हमेशा ध्यान देना, क्या कि कुछ ऐसे डाटा जो हम याद कर सकते हैं, है ना। हर सवाल को लिखना, उसे सोल्व करना जरूरी नहीं है। तो कुछ एक आंकड़े हैं, जैसे अगर 3 4 5 दिखाई दे जाए तो आप अपने आप में समझ जाइए कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। 6 8 10 ये भी एक समकोण त्रिभुज बनाती है ना। जैसे 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100, जोड़ोगे तो 36 और 64 का जोड़ 100 के ही बराबर आएगा। 9 12 15 ये भी समकोण त्रिभुज बनाती है। इसका डबल किया, यहाँ इसका 3 गुना किया, यहाँ मैं इसका 4 गुना कर रहा हूँ, 12 16 25 ना।
यहाँ मैं इसका 5 गुना करूँ 15, 20, 25, 5 चौक 20, 5 5 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, ये गलत लिख दिया था। ऐसे 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। तो बेस रेशियो यही है, बाकी धीरे धीरे मैंने इसके मल्टीपल ढूंढे, तो ये सारे मल्टीपल इसके राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ऐसे ही मेरे बच्चे बहुत सारे रेशियो जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे एक रहता है 5 12 13, ये भी समकोण त्रिभुज बनाता है। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 और 13 का 169, जोड़ोगे तो वही आएगा। तो है क्या मतलब कि ये बेस रेशियो, इसको याद रखिए, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी। कैसे समझाता हूं, यहां अगर दिमाग दौड़ाओगे तो इसका डबल करूंगा तो 10, 24, 26, है ना। ऐसे कुछ रेशियो हैं जो आपको जान लेने चाहिए। यहां मैंने कुछ रेशियो लिखे हैं, बस इसे कॉपी में उतार लेना। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे याद करो, लेकिन कुछ एक याद कर लो थोड़े थोड़े से, तो उससे कैलकुलेशन आसान होगी। जैसे इस वाले सवाल में जब हम कर रहे थे तो मैंने डिटेल किया आपको, लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात आपको सिखाई कि भाई जो रोम्बस होती है उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। दूसरी उसके अंदर एक खासियत ये रहती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो मेरे भाई दो विकर्ण है, एक विकर्ण 10 है और दूसरा 24 है। तो एक तो ये समकोण काटेगा और एक दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये पूरा 10 है तो ये कितना आएगा 5, ये 24 है तो ये कितना आएगा 12। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ध्यान देना, ये एक समकोण त्रिभुज हो गई। 5 12 ये पूछा है। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है कि भाई 5 12 से कुछ बनता देखा था, तो हाँ सर, दो छोटी भुजाएं अगर 5 12 है तो बड़ी भुजा 13 होगी। 5 12 13, तो हम ये चीज जल्दी से कर जाएंगे पेपर में कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये वाली भुजा होगी 13, और अगर ये भुजा 13 है तो परिमाप सारी भुजाएं बराबर है, तो 13 चौको 52, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। नहीं तो मेरी तरह आपको सोल्व करना पड़ेगा ना। तो इसी तर्ज पे मैंने ये डाटा कुछ लिखा है, जो याद करना चाहे तो आप याद रख लेना, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर याद रखना। अब जैसे ये सवाल आपके सामने जीडी में आया हुआ है, करिए जी। सोन नहीं दूंगा, ये बेसिकली ट्रिपलेट पे ही पूछा गया सवाल है। ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है। कहते हैं इसके डायगोनल की लेंथ 48 और 64 है, तो ये 32 है और ये 48 है तो ये 24 है। अब हमें ट्रिपलेट निकालना है। तो आप एक बात बताना, वैसे कहानी बड़ी है लेकिन समझिएगा। 24 32 तीसरी साइड हो, ऐसे में क्या किया करो, इनका रेशियो लिया करो। जैसे 6 चौक 24 से नहीं, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो अब आप ये देखिए कि 3 4 से कोई ट्रिपलेट है। आप कहेंगे हाँ सर 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। हाँ सर 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है तो 3 का 8 गुना है, तो 4 का भी 8 गुना होगा, तो 5 का भी 8 गुना होगा, यानी 40 होगा। मतलब ये वाली भुजा मेरे बच्चे 40 होगी, और पेरीमीटर में भुजा गुना 4 करेंगे तो 40 चौक 160 मेरा राइट आंसर। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, मैंने कहा कि भाई 3 4 5 ट्रिपलेट है। आपने कहा ओके, तो इसका मल्टीपल करूंगा, डबल कर रहा हूं, तो 6 8 10 ये भी तो ट्रिपलेट होगा। 3 गुना कर रहा हूं तो 9 12 15 ये भी तो ट्रिपलेट है। लेकिन आपको सारे याद नहीं रखना, आप ये ध्यान रखिए कि बेसिक 3 4 5 है। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 9 12 15 ट्रिपलेट है कि नहीं, तो आप कहेंगे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, देख के 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15। हाँ सर 3 4 5 तो ट्रिपलेट आ रहा है। तो वही काम मेरे भाई मैंने यहां किया है कि मैंने 24 और 32 में देखा कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ सर 8 आया तो 8 तिया 24, 8 सौ 32, तो 3 4 तो ट्रिपलेट बना रहा 5 के साथ। तो ये 3 का 8 गुना, ये 4 का 8 गुना, तो ये 5 का 8 गुना होगा सेट। सवाल में कह रहा है 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ इंटू D1 हो गया 7,
और D2 हो गया मेरे बच्चे 6, 7 6 42 का आधा 21। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एरिया आंसर होगा 21। कहता फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस विद डायगोनल 18 एंड 15 सेंटीमीटर। कहता है एरिया बताइए। हाफ इंटू 18 इंटू 15, दो नीम 18, 15 नीम में 135। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 135। कह रहे यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 है, तो आप जानते हैं समचतुर्भुज की भुजा ए होगी तो पेरीमीटर होगा 4a। ये 200 है तो ये तय है कि ए की वैल्यू 50 आई। हाँ जी सर, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना भाई, घबराने का नहीं है, समझने का। ये है जी आपकी समचतुर्भुज। अब आप ये बात जानते हैं कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 90 भी बनाएगा, दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। अब मेरे बच्चों ये भुजा है 50, एक डायगोनल है 80 है, तो अगर एक डायगोनल 80 है तो ये पूरा 80 है, तो ये आधा कितना होगा 40। अब देखो 40 और 50 दो साइड फंस गई आपके साथ, इनका रेशियो निकाल के देखो। हाँ सर 10 चौक 40, 10 5 50, 4 5 आ रहा है। तो ट्रिपलेट क्या होता है सर 3 4 5, 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है तो 5 का 10 गुना है, तो 4 का 10 गुना है, तो 3 का भी 10 गुना होगा यानी 30। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ होगी 30। अगर ये 30 है तो उसने पूछा एरिया बताओ, तो बाबू ये 30 है तो ये पूरा डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 60, और ये 40 है तो पूरे डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 80। और एरिया क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 यानी 60 इंटू D2 यानी 80। 2 से काटा 30, 8 या 24, 240, 2400। तो मेरे प्यारे बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2400। अब आते हैं जी आगे टाइप 6 दैट इज ट्रेपीजियम। इसे हम हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में एक खास विशेषता होती है और वो ये कि इसकी कोई दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, जैसे ये वाली भुजा और मेरे बच्चे ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं और कुछ नहीं, बस ये दोनों साइडें ही आपस में मेरे बच्चे पैरेलल होती है ना। तो दो पैरेलल साइडें होंगी वो रोम्बस होगी। तो उन दोनों पैरेलल लाइन की लेंथ आपको दे रखी होगी और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखी होगी। तो इसका आपसे एरिया पूछेगा, कहेगा कि भाई एरिया निकाल के बताइए रोम्बस का ना, इसका ट्रेपीजियम का समलंब चतुर्भुज का क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सीधा फार्मूला होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुना में ऊंचाई। ये रहेगा मेरे प्यारे बच्चों इसका डायरेक्ट फार्मूला। सवाल लेते हैं। कहते हैं एक समलंब की समानांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई, तो 8 जमा 10 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, वो आ गई 7। तो हाफ 8 10 18 गुना 7, दो नीम 18, 9 7 63। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 63। कहता है एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है और एक भुजा 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 25 है तो मुझे दूसरी पूछी हुई है, इसकी लेंथ ए, और कह रहा है इसका एरिया भी दे रखा है। तो भैया एरिया का फार्मूला रहता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, ए जमा 25 गुना 18 बराबर 405। देखो भैया 2 से काटा 9 आया, 9 से काटा 9 चौक 36, 9 5 45, तो ए जमा 25 बराबर 45, तो ए की वैल्यू आई 20। ए की वैल्यू 20 है मेरे बच्चे,
तो यानी दूसरी भुजा की लंबाई 20 हो गई। हाँ है ना। कहते हैं एक समलंब की समानांतर भुजाएं इतनी है, इनका क्षेत्रफल इतना है, तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो भाई एरिया होगा हाफ समलंब भुजाओं में समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 15 जमा 16। हाइट कितनी है जी, h मान ले रहे हैं, और एरिया 961। देखो भैया 15 जमा 16 31 गुना h बराबर 961 गुना 2। ये नीचे वाला 2 प्लट के ऊपर 31 से काटें, 31 थी 93, 31 से कम 31, तो हाइट आएगी मेरे बच्चे 31 दूनी 62। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरी जो हाइट होगी वो 62 सेंटीमीटर। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे हम 2D में जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी अभी तो मैं स्पेसिफिकली एक एक बता रहा था, अब मिक्स अगर सवाल हो तो कैसे करना है देखिए, बताइए। देखो यार, नहीं देंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाएगा सर्कल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वृत्त। ये सर्कल का सेंटर हुआ, ये सर्कल की रेडियस हुई। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि सर्कल का एरिया बताइए, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। मैं आपसे कहूं सरकमफ्रेंस बताइए, तो ये होगी मेरे बच्चे 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। हाँ जी। पहला सवाल देखिए, कहते हैं एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के रूप में, कहते हैं एक तार था जो एक सर्कल की शेप में, और सर्कल की रेडियस कितनी है जी 14 सेंटीमीटर। इसको मोड़ के एक वर्ग बनाया गया। कहते हैं इस तार को ऐसे सीधा विधा करके मोड़ा फिर, और मोड़ के एक वर्ग बना दिया गया, ऐसे मोड़ के एक वर्ग बनाया गया। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ए, कहता है ए की लेंथ बताओ। तो मेरे बच्चों ध्यान ये देना कि ये जो तार था यहां से यहां तक का, इसको हमने सीधा किया और सीधा करके मोड़ दिया, तो यानी तार की लंबाई जो यहां और यहां है वो दोनों ही जगह सेम होगी। और अगर दोनों जगह सेम होगी तो हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी परिमाप लेना होगा। परिमाप मैंने बताया क्या होता है, ये वाली लाइन इसकी सरकमफ्रेंस कहलाती, परिमाप कहलाता है, हिंदी में से परिमाप या परिधि भी कहते हैं, परिमाप या परिधि भी बोल देते हैं मेरे बच्चे। तो देखिए यार इसका परिमाप होगा 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर, आर की वैल्यू मेरे बच्चे 14, और इसका पेरीमीटर होगा 4a। हाँ जी, कह रहा जी सोल्व करके बताओ। देखो भाई 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 2 आया, 22 दूनी 44/7, ये होगी ए की वैल्यू। हाँ है ना। अब पूछा क्या है, सॉरी सॉरी यहाँ गलती करी भाई, कैलकुलेशन गलत होगी। देखो 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 2 से इसे काटेंगे तो 7 आएगा, 7 से 7 काटा तो ए की वैल्यू आई मेरे बच्चे 22। और यही आपसे पूछा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। कह रहा है जी एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। कहता है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। इसकी साइड की लेंथ s मान लेते हैं, इसकी साइड की लेंथ a मान ले रहे हैं। यदि वर्ग का विकर्ण दे रखा है 12√2, तो मेरे बच्चे आप जानते हैं अगर इसकी साइड a है तो इसका डायगोनल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर √2a, ये होगा वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण मेरे बच्चे दे रखा है 12√2, ये वाली वैल्यू दे रखी 12√2, √2 से √2 काटा तो a की वैल्यू आई 12। अगर a की वैल्यू 12 है तो मेरे बच्चे ये बताओ कि वर्ग का परिमाप कितना हुआ, तो 12 गुना 4, क्योंकि 4 साइडें में 48,
और 48 ही पेरीमीटर है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल की एक साइड एस है तो पेरीमीटर क्या होगा 3s, और ये है 48 मेरे बच्चे। तो 3 से काटेंगे तो इसका मतलब ट्रायंगल की साइड जो आएगी वो कितनी आएगी 16। और अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, साइड कितनी है 16, तो 16 का वर्ग यानी 16 गुना 16। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64√3 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर। देखो भाई, कह रहे त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं हैं इतनी, ये त्रिभुजाकार पार्क है। अब आपका एक सवाल खड़ा हो सकता है कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार पार्क एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं कह रहा हूं कि देखो यार, समकोण त्रिभुज के लिए एक कंडीशन जरूरी है, क्या, कि दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो एक भुजा 60 है, एक भुजा 297 और तीसरी भुजा 303 है। पहली चीज तो ये कि मैं इसका वर्ग करूंगा तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, इसका वर्ग करूंगा तो 7 का वर्ग 9 यानी यूनिट डिजिट 9, तो इन दोनों के वर्गों का योग करूंगा तो इकाई अंक 9 आएगा, और इसका भी वर्ग करूंगा तो इकाई अंक 9 आएगा। और मुझे यही तो करना है कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ये बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रिपलेट की लिस्ट देखें तो 3 से काटो तो 3 20 97, 3 नीम 27, 3 नीम 27 और 101, ये मेरे बच्चे एक ट्रिपलेट भी है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, नहीं भी होगा, वाजिब है, तो छोड़ दो। अगर आप इतना एज्यूम कर पा रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल है तो सीधा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 60, 297 और 303, 60, 297 और 303, इसे मेरे बच्चे मान लीजिए समकोण ना, वो तीन भुजाएं स्केलन ट्रायंगल हीरो फार्मूले से इसका एरिया निकालना है। तो पहले एस निकालते थे, तो एस में क्या होता था, जोड़ के 2 से भाग। देखो यार, 3 7 10 का जीरो हासिल 1, 1 और 9 10, 10 6 16 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो आंसर आया मेरे बच्चे 660। 660 और बटे आया 202 ना, बटे आया 2, 2 से काटोगे तो आएगा 330। और ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्या रहता है जी फार्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए मेरे बच्चे, एस की वैल्यू क्या है भैया 330, 330 में से ए यानी 60 घटाएंगे तो बचेगा 270, 360 से 297 घटाएंगे तो बचेगा 63, और 360 में से 303 घटाएंगे तो बचेगा 57। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया। अब इसके टुकड़े अगर हम करें तो पहली बात तो 2 जीरो है तो बाहर 1 जीरो आएगी ही आएगी वर्गमूल में। दूसरा, इसको हम लिखेंगे 3 गुना 11, ये 27 ही रहने देते हैं। ये 63 को 9 गुना 7 लिख देते हैं, इसे 19 गुना 3 लिख देते हैं। भाई ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है रे, दिमाग घूम रहा है। नहीं देंगे, मैं 360 से घटाने लग गया। 330 में से 200, 330 में से 60 घटाएंगे 270, ये तो कहानी ठीक है। 360 ना, 330 में से 297 घटाएंगे 33, और 330 में से 303 घटाएंगे 27, माफ करना भाई। तो देखो यार, 2 जीरो तो यहां सेटल हो गई। अब आगे लेते हैं, 27 और 27, एक 27 बाहर आ गया, और उसके बाद मेरे भाई 33, 33 एक 33 बाहर आ गया। तो ये आएगा मेरे बच्चे मेरा एरिया 27 गुना 33 गुना 10। तो हीरो फार्मूले से भी करते इसको तो भी आपका एरिया आता 27
गुना 33 गुना 10, ये आना था मेरे बच्चे एरिया। नहीं तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कर गए थे तो सीधा लिखना था 1/2 गुना 60 गुना 297, 1/2 लंब गुना आधार। हाँ जी, अब आइए आगे। अब कहता है इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है जी? साइड का वर्ग, इसके बराबर। तो कहता है बगीचे का परिमाप ज्ञात करो, यानी वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। तो पहली बात तो ये कि वर्ग का परिमाप हमें निकालना है 4a। तो a की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यार, वर्गमूल निकालने जब जाओगे आप तो 27, भाई a की जो वैल्यू आएगी वो आएगा इसका वर्गमूल। तो 27 को लिखेंगे 9 गुना 3, 33 को 3 गुना 11 और गुना 10। तो 9 का वर्गमूल 3 तिया 9, 81 का वर्गमूल आया 9 रूट 110। तो आंसर आया 4 इंटू 9 रूट 110। तो आंसर आएगा 9 चौक 36, 36 रूट 110। ये मेरा आंसर है, डिटेल कर रहे हैं तो। लेकिन अगर इसी चीज को मैं शॉर्ट में लेके जाऊं तो मुझे दो बातें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। क्या? जब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं कि भाई जो भी कैलकुलेशन हो रही हो, लेकिन मुझसे पूछा क्या? बगीचे का परिमाप, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप, तो वो होता है 4a। यानी जो भी मेरा आंसर होगा ना वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे देखना कौन सा ऑप्शन 4 से जाएगा। क्या 18 4 से जा रहा है? नहीं, 18 नहीं जा रहा। 9 4 से जा रहा है? नहीं, 36 जा रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको चीज बताई, आसान भाषा में भी समझाई और पहले डिटेल भी चीज को समझा दिया, ताकि दोनों मेथड आप जान पाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद मेरे बच्चे।